बच्चों, ये देखो आज ये क्या है, माचिस जल रही है। अब इस माचिस के द्वारा ही हमने इस गैस को जला दिया और इस मोमबत्ती को भी जला दिया। आप सोच रहे होंगे कि आज ये हो क्या रहा है। मेरे पास यहाँ पर कुछ और भी पदार्थ हैं, आइए हम इन्हें भी जलाने की कोशिश करें और देखें कि इनकी ज्वाला में क्या अंतर है। आप गैस की ज्वाला भी देख सकते हो, मोमबत्ती की ज्वाला भी देख सकते हो, और अब ये आप इसको पहचानते ही हो। ये क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम रिबन। इसका दहन आप पहले भी देख चुके हो। हम इसे जलाने की कोशिश करते हैं फिर से और देखते हैं कि ये कैसी ज्वाला उत्पन्न करता है। आपने इन ज्वालाओं को अलग अलग कंपेयर भी करना है। ये भी देखना है कि कुछ पदार्थ कैसे जलते हैं, कुछ पदार्थ अलग प्रकार से दहन होता है उनमें, तो आप इनको कंपेयर करते जाएं। इसको जलने में हमें कुछ समय भी लग रहा है, जबकि गैस, मोमबत्ती तुरंत ही जल गए थे। यहाँ पर ये भी आपने नोट करना है कि कुछ पदार्थ जलने में ज़्यादा समय लेते हैं। आपको वैसे ध्यान ही होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो श्वेत प्रकाश के साथ जलता है। देखिए, आप कंपेयर भी कर सकते हैं मोमबत्ती की ज्वाला को और मैग्नीशियम रिबन के श्वेत प्रकाश को। और ये एक पत्थर भी है मेरे पास, हम इसे भी जलाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या ये भी जलेगा। और क्या हमने कभी ईंधन के रूप में पत्थर का प्रयोग किया है? तो आप कहोगे नहीं, हमने कभी भी ईंधन के रूप में पत्थर का प्रयोग नहीं किया। ये इस तरह से काला जरूर हो जाएगा पर ये जलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक कोयले का भी टुकड़ा है मेरे पास, हम इसे जलाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा जलता है। क्या ये ज्वाला उत्पन्न करेगा या सिर्फ ऐसे ही जलेगा? इसमें क्या परिवर्तन होगा? यहाँ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि दहन, जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। पदार्थ जो हैं जलने में अलग अलग समय लेते हैं। किसी पदार्थ में जल्दी आग पकड़ लेती है कोई पदार्थ, और कोई पदार्थ जलने में अधिक समय लेता है। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि इसने सुलगना शुरू कर दिया है और कोयला जो है इसी प्रकार जलता है, इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी। और भी हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ पदार्थ, जैसे ये ग्लास स्लाइड है, हम इसको भी जलाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या ये भी जलेगी। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ कार्बन के कण तो इकट्ठे हो गए पर ये जली नहीं। इसी प्रकार ईंधन के रूप में हम देखते हैं कि गांव में कुछ उपलों का भी प्रयोग होता है, ये भी जल जाते हैं आसानी से। ये देखिए, ये जल रहा है इस प्रकार। लेकिन कभी कभी लकड़ी जब गीली होती है तो उसे जलने में बहुत अधिक समय लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और भी पदार्थ है मेरे पास, जैसे ये एक तार है, अगर हम इसे भी जलाने का प्रयास करें तो ये भी नहीं जलेगी आसानी से, ये गर्म हो जाएगी, रेड हॉट हो जाएगी, लाल रंग की हमें दिखाई देगी पर जलेगी नहीं आसानी से, क्योंकि इसे बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। या फिर आप ये पेपर देख सकते हैं, तो पेपर बहुत जल्दी जल जाएगा आपको ये क्रियाकलाप करने में। देखिए, पेपर ने बहुत जल्दी आग पकड़ ली आपके सामने। इसी तरह एक लकड़ी का टुकड़ा भी है मेरे पास, तो अगर लकड़ी सूखी होती है तो हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन अगर गीली लकड़ियां हों तो उन्हें जलने में बहुत अधिक समय लगता है। ये देखिए, ये जलना शुरू हो गई लगभग, और थोड़ी ही देर में ये पूरी तरह से जलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दहन की प्रक्रिया जो है, दहन में कुछ चीज़ें हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, ये जलना शुरू हो गई।
इसी तरह अगर कोई सूखा हुआ पत्ता है, थर्मोकोल की शीट को देखते हैं हम कि क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, ये भी सिकुड़ना शुरू हो गया, ये देखिए ये जल रहा है। तो कुछ पदार्थ यहाँ पर जले और कुछ पदार्थ नहीं जले। जैसे ये एक पत्ता है मेरे पास, सूखा है लेकिन थोड़ा सा गीला हुआ है ये, तो लेकिन फिर भी ये भी जल रहा है। अगर हम पूरा हरा पत्ता लेंगे तो वो नहीं जलेगा जल्दी से, उसको जलने में समय बहुत अधिक लगेगा क्योंकि उसमें पानी की मात्रा होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी आपने देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ों को जला कर देखा। कुछ चीज़ें उसमें से जली, कुछ धीरे जली, कुछ अलग अलग प्रकाश के साथ, अलग अलग ज्वाला के साथ जली। और जैसे मैग्नीशियम में हमने देखा कि श्वेत प्रकाश निकला। तो आज का हमारा पाठ क्या है? दहन और ज्वाला। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ जली तो उसका मतलब क्या है कि उसका क्या हुआ? दहन हुआ। तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कंबस्चन एंड फ्लेम। हमारा आज का टॉपिक है दहन क्या है और सीखने के प्रतिफल हैं। अवलोकन व क्रियाकलापों के द्वारा पदार्थों को दहन के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तथा दहन के प्रक्रम को समझते हैं। तो अब आप ये देखिए कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यहाँ पर मैं आपको मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह भी बता देती हूँ, Mg। ऑक्सीजन का साथ, ऑक्सीजन का है O2, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O है, लेकिन ये हमेशा O2 के फॉर्म में ही हमें मिलती है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है MgO। और साथ में हमें जलने की प्रक्रिया में या दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश तो मिलते ही हैं। इसी प्रकार दूसरी प्रक्रिया देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का प्रतीक चिन्ह है C, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अब यहाँ ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि कार्बन को हमने कब जलाया? जब हमने कोयले को जलाया। कोयला जो है वो कार्बन ही है। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और साथ में ऊष्मा और प्रकाश तो मिलते ही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दहन क्या है? दहन की परिभाषा हमारे सामने आ गई। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ क्या होते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है। इसे हम ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा ही था, हमने गैस को जलाया, LPG। यहाँ मैं आपको LPG का पूरा नाम भी बता देती हूँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में हम इसे कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर में जो गैस होती है वो LPG ही होती है। दूसरा, हमने मैग्नीशियम को भी जलाकर देखा, काष्ठ कोयला भी हमने जलाया, कागज़, मिट्टी का तेल भी आप जानते ही हैं कि दाह्य पदार्थ होता है, और माचिस की तीली। ये दाह्य पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। दूसरे तरह के पदार्थ कैसे कहलाएंगे फिर? अदाह्य। लगा दिया तो इसके विपरीत बन गया। जिस पदार्थ का दहन नहीं होता वह अदाह्य कहलाता है। जैसे लोहे की तार और पत्थर का टुकड़ा। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने आप भी कुछ दाह्य और अदाह्य पदार्थों के नाम लिखें। दाह्य तथा अदाह्य पदार्थों के बारे में जानने के बाद आइए अब हम एक छोटा सा खेल खेलते हैं। यहाँ मैंने कुछ पदार्थों को मिलाकर रख दिया है। आपका काम क्या है? आप भी ऐसा ही कर सकते हैं
आप इनमें से सभी पदार्थों के पहले नाम लिखें और फिर उन्हें धाह्य और अधाह्य में अलग अलग करें। इस प्रकार इसकी तीलियाँ, मोमबत्ती, ये एक उपले का टुकड़ा, ये लकड़ी का टुकड़ा, ये मैग्नीशियम रिबन, ये एक ब्लेड, ये कांच की स्लाइड, ये एक तार। तो इसमें आप अब यहाँ पर दाह्य और अदाह्य पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे कोयला कैसा पदार्थ है? दाह्य पदार्थ। लकड़ी दाह्य, और ये एक पत्थर का टुकड़ा है, ये अदाह्य। इसी तरह यहाँ पर ये ब्लेड जो है वो भी अदाह्य, और ये लोहे की तार भी अदाह्य पदार्थों में आता है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से बहुत सारे पदार्थों को ले सकते हैं और फिर उन्हें अलग अलग करने का प्रयास करें। इसके बाद हम देखते हैं कि दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है, किसी चीज़ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोई ईंधन तो हो, लेकिन वायु की उपस्थिति भी होनी चाहिए। यदि वायु वहाँ पर नहीं होगी तो दहन भी नहीं होगा। तो आपने पढ़ा भी हुआ है वैसे भी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वस्तुएं जलती हैं। तो आपने यहाँ पर ये भी देखा होगा कि यदि कहीं पर आग लग जाती है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कई बार किसी व्यक्ति का कुछ आग लग जाए तो हम वहाँ पर कंबल आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आग जो है उसका वायु से कनेक्शन कट जाता है और दहन की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है। तो इस स्थिति को और अच्छी तरह समझने के लिए आइए अब हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं, जिससे हमें और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 मोमबत्तियाँ जला रखी हैं और एक गिलास भी है मेरे पास। हम यहाँ देखेंगे इस क्रियाकलाप के द्वारा कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अब यहाँ पर वायु है तो ये दोनों मोमबत्तियाँ जल रही हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक गिलास लेते हैं और एक मोमबत्ती के ऊपर इस गिलास को रख देते हैं। आप देखिए कि तुरंत ही मोमबत्ती जो है वो बुझ गई। इससे यह सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। अब दूसरी स्थिति को समझिए, यानी दूसरी परिस्थिति जिसमें कि वस्तु का दहन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक माचिस की डिब्बी है। अब हमें पता है कि माचिस क्या है? दाह्य पदार्थ है। लेकिन आप देखते हो कि कमरे के तापमान पर ये अपने आप नहीं जल रही, लेकिन जैसे ही मैं इससे घिसती हूँ तो ये जल उठती है। यानी कि यहाँ पर जो हमने इसको रगड़ा उससे क्या उत्पन्न हुआ? घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न हुई। यहाँ पर आप देखते हो कि माचिस की साइड में एक खुरदरी सतह होती है, और जब माचिस की तीली को इस प्रकार रगड़ा जाता है इस सतह से तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कुछ गर्मी उत्पन्न हुई और तभी ये माचिस की तीली जली। तो यहीं से हमारी दूसरी परिस्थिति आ गई, न्यूनतम ताप। यानी कि माचिस को जलने के लिए एक न्यूनतम ताप चाहिए था जिस पर कि वो जली। इस न्यूनतम ताप को हम ज्वलन ताप कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई इसकी? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। आपने देखा भी होगा जब हम घर में केरोसिन का तेल, पेट्रोल या इस तरह के ज्वलनशील पदार्थों को रखते हैं तो वो कमरे के ताप पर अपने आप नहीं जलते, लेकिन उनको थोड़ी सी भी ऊष्मा प्रदान की जाए तो वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इस स्थिति को भी, यानी न्यूनतम ताप की आवश्यकता को भी समझने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करके देखेंगे। इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए उसके ज्वलन ताप तक लाना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर देखिए आप, मैंने कागज से 2 कप बनाए हैं, कप जैसी संरचनाएं बनाई हैं कागज से ही। एक ये है और एक ये है। तो अगर हम इस सिंपल कागज के कप को जलाने का प्रयास करें, इस तरह का ये ऐसे फोल्ड करने से कप जैसी संरचना बन गई। अगर हम इसे सिंपल यूं जलाने की कोशिश करेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस दूसरे कागज के कप में मैं क्या कर रही हूँ कि कुछ मात्रा में जल डाला मैंने।
अब हम इसे भी गर्म करने का प्रयास करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कागज जल नहीं रहा है, क्योंकि ये अपने ज्वलन ताप तक ही नहीं पहुंचा, और बल्कि कुछ मात्रा में यहाँ मैं हाथ लगा के देख रही हूँ तो पानी भी गर्म हो गया है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जब कागज के कप में पानी डाला गया तो कागज के कप को जो ऊष्मा दी गई वो चालन विधि द्वारा जल में चली गई। चालन विधि क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। इसलिए जल की उपस्थिति में ताप जो है वो कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और कागज का कप जो है वो नहीं जलता। आपने जंगलों में लगने वाली आग के बारे में भी सुना होगा। जंगलों में गर्मी के दिनों में आग लगना एक आम घटना है, और आग लगना मतलब दहन होना। तो वहाँ पर भी ये घटना इसी प्रकार होती है कि गर्मी के कारण वहाँ पर ऊष्मा तो होती ही है, और पत्तियाँ जो हैं आपस में टकराती हैं तो क्या होता है उनमें घर्षण। घर्षण के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण उनमें आग लग जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? दावानल भी कहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट फायर्स। आपने अभी अभी पीछे कुछ दिनों पहले सुना भी होगा कि किस प्रकार अमेज़न के जंगलों में, जो कि बहुत विशाल जंगल है, वहाँ पर बहुत दिनों तक ये दावानल की स्थिति बनी रही, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में वन क्षेत्र को नुकसान पहुँचा। दहन की आवश्यक परिस्थितियों के लिए जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है ईंधन, यानी कि वायु की उपस्थिति भी हो, न्यूनतम ताप भी हो, लेकिन ईंधन के बिना दहन नहीं होगा। इसके विषय में हमने पहले ही पढ़ा है कि दाह्य पदार्थ जितने भी होते हैं वो सभी ईंधन का काम करते हैं, जैसे एलपीजी, लकड़ी, कोयला इत्यादि। इन तीनों स्थितियों में से यदि एक भी स्थिति को हटा दिया जाए तो दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। दहन की प्रक्रिया में माचिस का अपना ही एक योगदान या रोल है। हम कह सकते हैं कि आग का आविष्कार भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार था। प्राचीन समय में चीड़ के टुकड़ों को गंधक में डुबाकर उनका इस्तेमाल माचिस की तरह किया जाता था, और जो आधुनिक माचिस है उसमें ये लगभग 200 साल पहले ही इस्तेमाल होने लगी इस तरह की माचिस। इसमें इन रसायनों का उपयोग किया जाता था, जैसे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस। इनका जो है मिश्रण बनाकर गोंद और स्टार्च के साथ उस लकड़ी पर लगा दिया जाता था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि श्वेत फास्फोरस जो है वहाँ पर माचिस उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक है, तो इसको यहाँ से हटा दिया गया और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट जो है उसका ही इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि जो अब हमारे पास माचिस होती है उसमें श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहाँ पर? इस स्थान पर। यहाँ पर ये किस चीज़ का मिश्रण है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का ही मिश्रण है। और श्वेत फास्फोरस के स्थान पर ये जो रगड़ने वाली सतह है, यहाँ पर लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम माचिस को इसके साथ रगड़ते हैं तो लाल फास्फोरस जो है पोटेशियम क्लोरेट की ऊष्मा से श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन होता है। इस प्रकार हम माचिस को जलता हुआ देखते हैं। लेकिन यहाँ भी आपने ये बात याद रखनी है कि माचिस कब जलेगी? जब इसे कुछ ऊष्मा प्राप्त होगी, और वो ऊष्मा इसे इस सतह से घर्षण के कारण प्राप्त होती है। यानी कि
ज्वलन ताप पे पहुंचने के बाद ही माचिस में दहन की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके बाद है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। इन्हें हम इनफ्लेमेबल मटेरियल्स भी कहते हैं। आपने कई बार पेट्रोल, डीजल, इनके जो टैंकर होते हैं उस पर भी लिखा हुआ देखा होगा हाईली इनफ्लेमेबल, या पेट्रोल पंप पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर माचिस आदि का प्रयोग जो होता है वो वर्जित होता है, क्योंकि वहाँ जो पदार्थ हैं पेट्रोल, डीजल, वो किस तरह के पदार्थ हैं? ज्वलनशील पदार्थ हैं। यानी कि थोड़ी सी ज्वाला देते ही, थोड़ी सी गर्मी देते ही वो आग पकड़ लेते हैं। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसी के उदाहरण हैं ये एलपीजी, जो हम रसोई घर में उपयोग करते हैं, जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सभी के सभी क्या हैं? हमारे ज्वलनशील पदार्थ हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दहन के प्रकार कौन से होते हैं। दहन भी जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे पहला है तीव्र दहन, दूसरा स्वतः दहन और अगला है विस्फोट। तीव्र दहन का मतलब है कि जो बहुत तीव्र माने बहुत तेज़ी से। तो आपने देखा होगा जब हम गैस के नॉब को ऑन करते हैं और लाइटर या माचिस से उसे जलाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से जलती है। तो तीव्र दहन की परिभाषा क्या है? जब किसी पदार्थ में तेज़ी से दहन हो तथा जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दे, उसे हम तीव्र दहन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हम दे सकते हैं एलपीजी तथा पेट्रोल। अगला है स्वतः दहन। स्वतः दहन माने अपने आप जलना। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कमरे के ताप पर वायु में अपने आप जल उठते हैं, इसे स्वतः दहन कहते हैं। जैसे सोडियम तथा फास्फोरस। ये पदार्थ इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं दोनों कि ये कमरे के तापमान पर जलने लगते हैं। इसलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखते हैं जिससे कि इसका वायु से संपर्क ना हो, और फास्फोरस को हमेशा पानी में रखते हैं जिससे इसका वायु से संपर्क कटा रहे। सोडियम के बारे में एक बार और बता दूं आपको कि ये जल के साथ भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है और जलने लगता है। इसी क्रम में हम स्वतः दहन के अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे कोयले की खानों में कोयले की धूल में स्वतः दहन होता रहता है। कई बार ये भीषण अग्निकांड में भी परिवर्तित हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, जैसे जंगल में स्वतः अग्निकांड कभी कभी गर्मी के कारण होते हैं तथा कभी आकाश से बिजली के गिरने के कारण भी होते हैं। जंगल में अग्निकांड का एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि कभी कभी मनुष्य वहाँ पर लापरवाही से कुछ आग वगैरह जलती हुई छोड़ देते हैं, जिस कारण जंगलों में आग लग जाती है। दहन का ही तीसरा प्रकार है विस्फोट। विस्फोट आपने देखा होगा जब त्योहारों के समय कई बार हम आतिशबाजी करते हैं, यानी कि पटाखे चलाते हैं, तो बहुत अधिक उसमें से आवाज़ निकलती है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है और साथ में बहुत अधिक मात्रा में कई प्रकार की गैसें भी निकलती हैं जो कि प्रदूषण भी फैलाती हैं। तो विस्फोट की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? जब आकस्मिक अभिक्रिया, आकस्मिक शब्द का मतलब होता है अचानक
अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है तथा अधिक मात्रा में गैस उत्पन्न होती है, इसे हम विस्फोट कहते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण तो है पटाखे। और इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार डायनामाइट का भी उपयोग किया जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने में, जिससे कि बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है और बहुत अधिक गैसें भी उस प्रक्रिया में निकलती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक भी होती है। कई बार विस्फोटक सामग्री जो है वो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। छोटे पटाखों में उतना नुकसान नहीं है, लेकिन अन्यथा विस्फोट से हमेशा नुकसान होता है। जैसे कि आपने देखा ही है कि दिवाली के दिनों में गैसें, पटाखे जलाने से इतनी अधिक मात्रा में गैसें निकलती हैं कि प्रदूषण का स्तर जो है उन दिनों में अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है और इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पाठ के इस टॉपिक दहन में हमने सीखा दहन क्या होता है, दाह्य अदाह्य पदार्थ क्या होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि दहन के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। हमने ज्वलनशील पदार्थों के बारे में भी जाना और हमने विभिन्न प्रकार के दहन क्या होते हैं उनके बारे में भी जाना। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक जो है अच्छी तरह रिवाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं। इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वायु, ईंधन, ज्वलनताप या फिर ये सभी। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ दाह्य है, एलपीजी, कांच, पत्थर या कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है हमारा, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं इसके, क्वथनांक, गलनांक, ज्वलनताप या इनमें से भी कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वह पदार्थ जिनका ज्वलनताप बहुत कम होता है क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं इसके, दाह्य, ज्वलनशील, अदाह्य या दहनशील। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम तथा फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, यह दहन का कौन सा प्रकार है। स्वतः दहन, तीव्र दहन, विस्फोट या ए तथा बी दोनों। आपको प्रश्नों में कई बार इस तरह के विकल्प भी मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले के जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच किस प्रकार का पदार्थ है, दाह्य, अदाह्य, विस्फोटक या ज्वलनशील। आप इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर देने का प्रयास करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनके उत्तर देने में ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू।